फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को इस समय हम ट्रांसलेशन के बारे में रूल एंड रेगुलेशन, ट्रिक एंड टैक्ट आपको बता रहे हैं। यदि आप लोग इसमें से कोई नया हो तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें और आप उससे लाभ उठाते रहें। देखिए, ट्रांसलेशन करते समय आपको सबसे पहले क्या प्रयोग करना है, उसके बाद क्या प्रयोग करना है, इसका भी एक वर्ड ऑर्डर होता है, शब्दों का क्रम होता है। हिंदी में जो पूरा वाक्य होता है, इंग्लिश में उस तरीके से शब्द ब शब्द आप क्रमशः उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, ठीक है। ऐसा इंग्लिश का ग्रामर है। तो इंग्लिश में हिंदी वाक्य को ट्रांसलेशन करने के लिए उसके अपने अलग कायदा कानून है, रूल एंड रेगुलेशन है। आइए हम ज़्यादा बात ना करके इसी मुद्दे पर आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाक्य में हमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता, उसको चिन्हित करना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या है, फिर हमें उसको चिन्हित करना चाहिए। और सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में हमको क्या चिन्हित करना चाहिए, हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट को चिन्हित करना चाहिए, यानी कर्म को चिन्हित करना चाहिए। तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हमें हिंदी का जो वाक्य है उसमें से जो हिंदी का शब्द सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, हमें उससे चिन्हित कर लेना है। और दूसरे नंबर पर हमें वर्ब यानी क्रिया को चिन्हित कर लेना है। और तीसरे नंबर पर हमको ऑब्जेक्ट यानी कर्म को चिन्हित कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ऑब्जेक्ट भी किसी किसी वाक्य में दो होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात सजीव कर्म और डायरेक्ट कर्म यानी निर्जीव कर्म। तो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो कर्म हैं, तो पहले हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव कर्म का प्रयोग करना चाहिए। आफ्टर इट, इसके बाद में हमें डायरेक्ट निर्जीव ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, और उसके बाद कंप्लीमेंट यानी पूरक का प्रयोग करना चाहिए। ट्रांसलेशन करते समय जब हिंदी के वाक्य को आप बड़ा देखते हैं तो घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको रूल एंड रेगुलेशन, उसका कायदा कानून आता है तो बखूबी आप बहुत इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, उदाहरण के रूप में फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। अब देखिए, मैं लिखता हूं वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, हिंदी वाक्य में मैं लिखता हूं, इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो कर्ता आपका हो गया मैं। क्या हो गया? मैं। और वर्ब क्या हुआ? क्रिया लिखता हूं। देखिए, ये लिखता हूं। तो मैं, पहले मैंने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, मैं की इंग्लिश आई। और दूसरा लिखना की, लिखता हूं, राइट। मैं लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए, मैं लिखता हूं, यह वाक्य इंट्रांसिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? मैं लिखता हूं में ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कर्म नहीं है। तो इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? अकर्मक वाक्य।
आकर्मक के बाद ये देखिए मैं लिखता हूं, आई राइट, ये आकर्मक है क्योंकि इसमें सकर्मक कर्म नहीं है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब यानी आकर्मक क्रिया। अब देखिए दूसरा उदाहरण, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो मैं आपका सब्जेक्ट, लिखता हूं राइट वर्ब, और क्या लिखता हूं? एक पत्र, तो ये लेटर जो है इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस लिखना का कर्म यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ? लेटर। तो ये दूसरा जो है, मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, ये ट्रांसिटिव वर्ब है यानी सकर्मक क्रिया है। इस क्रिया के साथ कर्म है। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने मुझे एक कलम दिया, तो उन्होंने आपका कर्ता हो गया और दिया आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसमें कलम और मुझे दो ऑब्जेक्ट है। क्या है? दो ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, ये जो है इसमें, इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है। तो पहले जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो पहले हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट, निर्जीव कर्म को रखना चाहिए। तो देखिए, उन्होंने मुझे एक कलम दिया, ही गेव मी ए पेन। तो उन्होंने की इंग्लिश हो गई करता ही, और वर्ब दिया गेव, किसको दिया? मुझे दिया। तो मुझे और पेन यानी मी और पेन दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले सजीव ऑब्जेक्ट आया और आफ्टर इट उसके बाद पेन निर्जीव ऑब्जेक्ट आया। राइट? तो इस तरीके से आप इसको ध्यान से देखते रहिए, जिससे आपके समझ में पूरी बात क्लियर हो जाए। अब देखिए, वर्ब के विषय में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जैसे करना, खेलना, हंसना, रोना, तो ये सब क्या है? वर्ब है। तो देखिए, वर्ब भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ में कोई कर्म न जुड़ा हो ऑब्जेक्ट, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं में, इसमें मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, किसको लिखता हूं, इसके उत्तर में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यानी वर्ब में क्या, व्हाट, whom, किसे या किसको लगाने से अगर कोई उत्तर आपको प्राप्त नहीं होता है तो वह वाक्य यानी वर्ब क्या होता है? अकर्मक होता है, उसमें कोई कर्म नहीं होता है, तो उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो। जैसे मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? एक पत्र। तो मैंने जो वर्ब में तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गया कि इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं। और तीसरा लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया,
और चौथा ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, ये वर्ब्स ऐसे हैं कि इनके साथ दो ऑब्जेक्ट्स आता है। जैसे वो कौन कौन से वर्ब हैं, जैसे गिव, लैंड, टेल, आस्क, बाई, टीच, सेंड आदि। ये ऐसे वर्ब हैं कि इनके साथ दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, अर्थात एक सजीव और एक निर्जीव। अब देखिए ये दो शब्द आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, वाट और हुम। यदि आपने वर्ब में वाट लगाया तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी निर्जीव कर्म होगा। और हुम जब वर्ब में आप लगाएंगे किसे या किसको, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी सजीव कर्म होगा। तो देखिए ये तो आपका ये हो गया। और दूसरा एक सूत्र है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू या फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेशन करते समय ये दो सूत्र फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो वर्ड ऑर्डर होता है, शब्दों का क्रम, वो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ये और दूसरा ये। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखा होगा, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, तथा जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।